अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से संस्थान कर्मियों को अपने आशीर्वचन के संबोधन सहित संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन सर। धन्यवाद द्विवेदी जी। आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं बाहर से आए हुए अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है और आज के दिन ही हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। आज के दिन को हम सभी भारतवासी बड़े उल्लास और एवं उत्साह के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संघर्ष की याद भी दिलाता है। अत्यंत ही हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि संस्थान के प्रत्येक डॉक्टर, प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी के सहयोग से संस्थान ने कोरोना की सभी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लहर पर विजय प्राप्त की है एवं संस्थान इस प्रकार के कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार है एवं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से संस्थान प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारत की अपेक्षाओं के लिए अनुकूल खरा उतरेगा। गत वर्ष गणतंत्र दिवस के पश्चात अब तक संस्थान द्वारा की गई प्रगति रिपोर्ट संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। काफ़ी कुछ हुआ पिछले गत एक वर्ष में और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 20 साल से जो नहीं हुआ था वो 2022 में हुआ और वो है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग। ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही समय से नहीं हुई थी। 2002 में शायद लास्ट हुई थी, लगभग 20 साल के बाद हुई है। और इस समय हमें जो है सरकार से 2683 परमानेंट पद प्राप्त हुए हैं और आउटसोर्सिंग के 286, तो कुल मिला के 2969 पद की हमें मिली है। और इसके लिए हम रिक्रूटमेंट ड्राइव पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम ने अभी तक काफ़ी नर्सेज और टेक्नीशियंस का यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया है। नर्सेज और टेक्नीशियंस के बहुत पद प्राप्त हुए हैं और टेक्नीशियन को मैं बताना चाहूँगा इस कैडर में 11 कैडर सब कैडर्स हैं, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियंस के हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, आईसीयू के इंटरवेंशनल्स हैं। तो पहले तो एक ही तरीके का होता था कि सभी में आप उसको डिवाइड कर लेते थे, उसके बाद उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब जो है ये कैडर जो हैं टेक्नीशियंस के सब अलग हो गए हैं। इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा नॉमेनक्लेचर भी जो है अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है। जैसे कि पहले सिस्टर ग्रेड 2 पोस्ट होती थी, अब वो नर्सिंग ऑफिसर हो गई है। सिस्टर ग्रेड 1 जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गई है। ये मैं कहना चाहूँगा, कई लोग मेरे पास आते थे जो कि मेल नर्सिस होते थे, तो उनको ये समझ नहीं आता था कि हम सिस्टर ग्रेड 2 कैसे हो सकते हैं। एटलीस्ट अब से वो अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर कह पाएंगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कह पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कुछ पे डिस्पैरिटी थी, जैसे कि हमारा एपेक्स सेंटर जो है ट्रॉमा सेंटर, वैसे तो वो हमारे एसजीपीसीआई का ही पार्ट है, लेकिन जब वहाँ पे जो पद हमको प्राप्त हुए थे और उनका जो ग्रेडिंग थी, मतलब ग्रेड था पदों का, वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे ये संस्थान का पार्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे जो सिस्टर ग्रेड 2 यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स का जो ग्रेड था वो यहाँ के ग्रेड से कम था। लेकिन अब ये जो है
उसमें जो बराबर हो गए हैं वो रिवाइज हो गए हैं, और वहाँ के जितने भी पद थे इंक्लूडिंग नर्सिंग कैडर, उनका जितना भी ग्रेड है वो अब संस्थान के ग्रेड के बराबर हो गया है। इसके अलावा हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है। रिक्रूटमेंट में हम जो है, पहले हम आपको बताएंगे फैकल्टी का रिक्रूटमेंट में होने में बड़ी प्रॉब्लम आई इस बार। उसमें यह था कि हमने कभी भी जो है बैकलॉग एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। तो ये पहली बार ऐसा है कि हमने बैकलॉग को एडवर्टाइजमेंट किया, जिसमें 65 पदों पर हमने 27 डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यूज़ रखे, और वो इंटरव्यूज़ इस समय ख़त्म हो चुके हैं संपूर्णतया, और ये जो है चीफ सेक्रेटरी को भेज दिए गए हैं वहाँ के रिकमेंडेशंस के लिए। अब उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर पदों की ज़रूरत थी, तो उनके भी इस समय इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, और जितने भी APS थे वो भी इस समय कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज में हमें बहुत ज़रूरत थी वहाँ की फैकल्टी के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए। नर्सिंग जो है, अगर आप देखेंगे इस समय जो कॉलेज है, पहले कॉलेज में बहुत ही बदलाव आया है, और हमने एक प्रिंसिपल, 2 लेक्चरर और 8 ट्यूटर्स का जो है रिक्रूटमेंट किया है, जिससे जो है नर्सिंग की जो पढ़ाई में काफ़ी जो है उन्नति हुई है, और नर्सिंग कॉलेज जो है इस समय काफ़ी अच्छी दशा में चल रहा है। ऐसे ही हम जो है CMT कॉलेज ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें इस समय है जो है हमको सरकार ने 7 पदों पे जो टीचिंग की पद हैं वो ग्रांट की हैं, और हम उस पर अब जो है इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, और उनको भी एग्जामिनेशन ले रहे हैं, और उनको भी रिक्रूट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। इसके लिए हमारे पास में जो है TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। हमने शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने पहले हमने नर्सिंग ऑफिसर्स का किया था, 252 पदों पे किया था। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का किया, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट का किया, ट्यूटर्स, स्टेनोग्राफर्स और मेडिकल सोशल वर्कर्स पे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो उनसा होता है वो किया, और उसमें इस समय रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नर्सिस में तो लगभग 252 में से 200 के आसपास रिक्रूटमेंट लेटर जा चुके हैं, और नर्सिंग कैडर में ये उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। नेक्स्ट फेज़ में हम 18 फरवरी को कर रहे हैं, जिसमें से 905 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, और ये 18 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। इसके अनुसार अगर आप देखें तो हमारे में संस्थान में काफ़ी नर्सिस आ जाएंगी जो ज्वाइन कर लेंगी, और इसके अनुसार जो है जो कार्य है विभिन्न डिपार्टमेंट्स का, ऑपरेशन थिएटर्स का, ICUs का, एडवांस ट्रॉमा सेंटर का, उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा संस्थान में नए सेंटर्स भी आए हैं और नए डिपार्टमेंट्स भी। पहला है इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। ये एक रिकॉर्ड समय में इसको कंप्लीट किया गया, और इसका इनॉग्रेशन 8 जनवरी को पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया, और जून-जुलाई में इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसमें तीनों डिपार्टमेंट जो हैं पूर्णतया शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ द नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है। संस्थान में 558 बेड्स हैं, और इसमें से जो नेफ्रोलॉजी में 111 डायलिसिस के स्टेशंस भी हैं, वो भी पूर्णतया इस समय कार्य कर रहे हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में 30 बेड हैं, लेकिन ये अपने आप में अभी इसको बेड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्रमशः बढ़ाएंगे, जैसे 30 से 60 करेंगे, फिर 60 से हम इनको 90 की बेड्स की कैपेसिटी तक लेके जाएंगे। उसमें ICU बेड, जो वेंटिलेटर्स बेड हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर है, मैं इस समय कहूँगा 70 to 80% की कैपेसिटी पे इस समय काम कर रहा है, और आने वाले 3 महीने में से 6 महीने तक
ये पूर्णतया काम करने लगेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जो कैपेसिटी है प्रेजेंट इस समय 3 पर वीक है, और ये जो है 8 से 10 पर वीक होनी चाहिए। इसके लिए मैंने डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर अम्बेज जो सामने बैठे हैं उनसे भी मैंने सहयोग मांगा है। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये मेरा ही खाली दायित्व नहीं है, ये इन 2 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का भी दायित्व है कि हम जो है रीनल ट्रांसप्लांट 8 से 10 पर वीक कर सकें। इसके बाद आती है बारी एडवांस डायबिटिक सेंटर की। एडवांस डायबिटिक सेंटर जो है 2 मंजिलों पर रहेगा, 4th, 3rd एंड 4th पे, और इसमें अंडर 1 रूफ जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उसकी जो है सहायता दी जाएगी। चाहे वो आई कॉम्प्लिकेशन हो, किडनी का कॉम्प्लिकेशन हो, डायबिटिक फुट हो या कुछ भी हो, तो सारी की सारी जो है अंडर 1 रूफ हम लोग जो हैं पेशेंट्स की सहायता करेंगे। ये हमको लगता है कि अगस्त या सितंबर इसी साल में ये भी हमारा सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने जो है गवर्निंग बॉडी से 3 डिपार्टमेंट्स मांगे थे और उसका सहयोग प्राप्त हुआ है, और ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं सैंक्शन हो गए हैं। ये हैं पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, हेड एंड नेक सर्जरी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। इस समय इनकी मैन पावर के लिए पर्टिकुलरली जो फैकल्टी है, रेजिडेंट्स हैं, उसका शासन में भेज रहे हैं कि हमें फैकल्टी और रेजिडेंट्स जितनी चाहिए वो उसको सैंक्शन कर दें। इसके अलावा मैं आपको कांग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस को। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द रेयर जेनेटिक डिजीजेस भी घोषित किया है। बाकी चीज़ जो हमने देखी है पिछले साल में, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी इस समय बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे चल रही है। 6 days इन अ वीक चल रही है। यहाँ की तक कि सैटरडे को भी रोबोटिक सर्जरी होती है, जबकि बाकी के ऑपरेशन थिएटर बंद होते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर ये चलता रहता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी तो पूरे देश में होती है, लेकिन वो मेजॉरिटी में खाली यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या यूरोलॉजी के पेशेंट्स हैं उसी में होती है। लेकिन हमारे संस्थान में मैं आपको बताना चाहूँगा 4-5 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें यूरोलॉजी तो है ही, इसके अलावा सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजी है, हेपेटोबिलियरी सर्जरी है, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी है, तो ये और पीडियाट्रिक सर्जरी आल्सो, ये सारे के सारे सर्जरी जो हैं इस रोबोटिक के द्वारा इस संस्थान में हो रही हैं। और लास्ट ईयर हमने जो आंकड़ा जो है 550 सर्जरीज का पार किया है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे संस्थान के लिए। हमको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक सेकंड रोबोट के बारे में भी सोचें। यहाँ पर मैं उन 13 जो साइंटिस्ट हैं, जो टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द स्टैनफोर्ड ईयर लिस्ट में आए हैं, तो मैं उनको इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। और ये भी अपेक्षा करूँगा, ये जो नंबर है पिछले साल शायद 11 था, इस बार जो 13 है, और ये आगे बढ़ता ही रहे, ऐसी मेरी कामना है, मेरी अपेक्षा है। आगे आने वाले सालों में हमने क्या करना है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द विजन फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। इसमें हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, जो कि 573 बेड का होगा, जिसमें 22 डिपार्टमेंट और 2 यूनिट्स होंगी। तो इस पर काम शुरू हो गया है। इसका DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस समय बन रही है, और आने वाले 2 महीने में ये भी सरकार को जो है सबमिट कर दी जाएगी। एक और जो हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो काम शुरू हो चुका है, वो है टेली ICU का। टेली ICU जो है हमारा हब एंड स्पोक मॉडल पे बन रहा है। हब जो है इसमें संजय गांधी PGI है, जिसमें 30 बेड हैं,
और स्पोक इसमें 6 ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और मेरठ, ये 6 हैं। इन सब में 10 से 20 आईसीयू के बेड हैं और हमारे पास में 30 आईसीयू बेड हैं। तो ये 100 आईसीयू बेड्स का टेली आईसीयू प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हमें 17.6 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें हम ये इसको, हमको लगता है आने वाले 5-6 महीने में पायलट प्रोजेक्ट हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट में इस वजह से कह रहा हूँ पायलट, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल रहता है, जिससे पूरे चांसेस हैं, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा जो बादी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कम से कम 10 बेड जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईसीयू के उपलब्ध होने चाहिए, जो कि उस जगह को, उस एरिया को कैटर कर सके। होता क्या था, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कोविड के समय में आगरा से पेशेंट है, सिक पेशेंट कोविड का विद रीनल फेलियर डायलिसिस के लिए चला और यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो ऐसी यूनिट्स जो हैं आईसीयू की पेरिफेरी में, हम स्पोक के मॉडल पे हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर होंगी, तो किसी भी मरीज को चालू करने से पहले, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने से पहले जो है उसको स्टेबलाइजेशन किया जा सकेगा और अननेसेसरली जो डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। इसी साल सलोनी हार्ट फाउंडेशन भी यहाँ पर आ रहा है। सलोनी हार्ट फाउंडेशन जो है वो एक कपल ने स्टार्ट किया है। उसका रीज़न था कि उनका एक बच्ची जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ थी, उसको वो सेव नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये देखा इंडिया में बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए जितने भी उपाय हैं, ये संस्थान हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही कम हैं। ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चों की सर्जरी 500 से ज़्यादा होती है, वो पूरे नेशनल लेवल पे 9-10 ही हैं। अगर आप समस्या को देखें, इस समस्या को देखें यूपी के लेवल पे कम से कम 1.5 लाख हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें सलोनी हार्ट फाउंडेशन हमारी सहायता करने के लिए आया है और वो हमको यहाँ पर 200 बेड का 3 चरणों में एक हॉस्पिटल तैयार करके देगा, पूरा इंस्टीट्यूट तैयार करके देगा, जिसमें जो बच्चे जो हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से पैदा हुए हैं उनका उपचार हो सकेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, तालियां बजाएं इस चीज़ के लिए। एक चीज़ जो हमको करनी है और जिसमें हम लगातार पीछे हैं, 3 साल से कहता आ रहा हूँ, ये तीसरा साल है जो मैं बोल रहा हूँ, हमारा ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम जो है वो अभी टेक ऑफ नहीं कर पाया है, खासकर ऑर्गन डोनेशन। प्रयास हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस साल जो है ये अपनी गति दिखाए और जितनी अपेक्षा की जाती है उस लेवल पर आए, जिससे कि खाली किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं बल्कि बाकी के सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जो कि हार्ट है और लीवर है, कम से कम 2 ये और होने चाहिए। कल ही हमने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कमेटी के साथ में बैठक किया है और उनकी तैयारी पूर्ण है। हमको लगता है कि आने वाले 5-6 महीने में भी हम इसमें एक नया कदम रख पाएंगे। और जो चीज़ें देखने वाली आने वाले इसी साल की बात बता रहा हूँ, NIRF तो हमने भर दिया है इंस्टीट्यूट रैंकिंग के लिए, और NAC में भी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारियां कर रहे हैं कि और इसी साल में हम इसको अप्लाई कर पाएंगे और NAC इंस्पेक्शन हो पाएगा। पिछले साल में हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है SGPGI और IIM के बीच, IIT के बीच में, और PGI चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बीच में, एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में। पावर ग्रिड का मैंने बता दिया है। IIT में हम नए जो हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही साथ साथ काम करेंगे। 2 चीज़ें जिसमें हमारा जोर रहेगा आने वाले साल में, वो है नर्सिंग कॉलेज
और कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसको भी हमने एक नेशनल स्तर यानी कि राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर लेके जाना है। नर्सिंग कॉलेज में काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन काफ़ी कुछ होना बाकी है। कोशिश हम CMT में भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जिसको है रिजुविनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यही सब चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश करी हैं पिछले साल में, काफ़ी हद तक सफलता पाई है, लेकिन हम लोगों को इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो सकें, सुचारू रूप से अपना कार्य करना शुरू करें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हर व्यक्ति का जो इस सभा में इस समय उपस्थित है, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने इस संस्थान को चलाना है और इस संस्थान को जो है गति भी देनी है, चलाना ही नहीं है, गति देनी है। जब किसी भी चीज़ को गति दी जाती है संस्थान लेवल पे, तो आने वाला हर साल जो है पुराने वाले साल से बेहतर होता है, जिंदगियाँ बेहतर होती हैं इसमें जो यहाँ के कर्मचारीगण हैं। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप मेरे साथ जो है जितने भी जोर से बोल सकते हैं बोलें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।